नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं जिसमें दोस्तों इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पिछली क्लासेस तक दोस्तों हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिपल सी ऑनलाइन सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट की, सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन्स की, सर्चिंग ऑन इंटरनेट की, डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग वेब पेजेस की। आज की क्लास के बाद दोस्तों हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जो ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी आने वाली क्लासेस मिस नहीं हो। आज की क्लास का दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग दोस्तों वेबसाइट, वेब पेजेस या फिर हाइपर टेक्स्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि हाइपर टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, तो दोस्तों वेब पेजेस या वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होता है वो सारा ही दोस्तों हाइपर टेक्स्ट कंटेंट होता है। हाइपर टेक्स्ट का दोस्तों मतलब होता है कि ऐसे टेक्स्ट जो दोस्तों आपस में हाइपर लिंक के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, उसे ही दोस्तों हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जब दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो दोस्तों हमने बात करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला होता है दोस्तों CUI यानी कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसी तरह से दोस्तों वेब ब्राउज़र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड, दूसरा होता है दोस्तों GUI बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउज़र होते हैं दोस्तों वो CUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, और GUI बेस्ड जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं दोस्तों वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र का दोस्तों आप नाम जरूर याद रख लीजिए, कभी एग्जाम में आ सकता है, लाइनेक्स। GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र्स दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कि दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ने 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में टेक ओवर कर लिया था। पहले दोस्तों विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता था, लेकिन दोस्तों 2015 से जब विंडोज 10 लॉन्च हुई उसके बाद से दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर बना दिया गया। हालांकि दोस्तों पुरानी वेबसाइट या इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल्ड रहता है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी दोस्तों हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। और दोस्तों जब हम किसी सेंसिटिव वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि दोस्तों पेमेंट ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई लॉगिन पेज हो, तो वहां पर दोस्तों HTTPS प्रोटोकॉल का यूज होता है। S का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। इन दोनों प्रोटोकॉल को दोस्तों हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिकली भी देखा था कि किन किन वेबसाइट में HTTP आ रहा है और किन किन वेबसाइट में HTTPS आ रहा है। अब दोस्तों इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे कि HTTPS प्रोटोकॉल सिक्योर क्यों होता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिट करते समय HTTPS एन्क्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ये सिक्योर होता है। अब दोस्तों बात करें कि एन्क्रिप्शन टेक्निक होती क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एन्क्रिप्शन में किसी मैसेज को एक की मदद से किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एन्क्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। और दोस्तों जब एन्क्रिप्टेड मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो इसे की का उपयोग करके वापस से नॉर्मल मैसेज में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहते हैं। तो एन्क्रिप्शन होता है दोस्तों नॉर्मल मैसेज को एन्क्रिप्टेड मैसेज में बदलना, और डिक्रिप्शन होता है दोस्तों एन्क्रिप्टेड मैसेज को नॉर्मल मैसेज में बदलना। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, सो दैट कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे काम करते हैं। सपोज करिए दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, और वो लेटर दोस्तों किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उसको भिजवाना है, लेकिन दोस्तों आप ये नहीं चाहते हो कि जो थर्ड पर्सन है आपके लेटर को पढ़ के समझ पाए, तो दोस्तों आप एन्क्रिप्शन मेथड का यूज कर सकते हो। अब इसे कैसे करते हैं दोस्तों उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए दोस्तों आपको एक मैसेज भेजना है, आई हैव 100 रुपीज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई हैव 100 रुपीज, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर की यूज करेंगे +1।
तो +1 का दोस्तों मतलब ये है कि हम हर लेटर को उसके अगले लेटर से रिप्लेस कर देंगे। तो आई के बाद क्या आता है जे, तो हम आई की जगह लिख देंगे जे। एच के बाद आता है दोस्तों आई, फिर ए के बाद बी, वी के बाद आता है डब्ल्यू, ई के बाद आता है एफ, फिर 1 के बाद आता है 2, 0 के बाद आ जाएगा 1 1। फिर सिमिलरली दोस्तों हम रुपीस को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। आर के बाद आता है एस, यू के बाद आता है वी, पी के बाद आता है क्यू, ई के बाद आता है एफ, एफ और एस के बाद आता है टी। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मल मैसेज था वो था आई हैव 100 रुपीज, और यहाँ पर की यूज हुई है +1, और जो एनक्रिप्टेड मैसेज है वो ये है। तो दोस्तों अगर कोई इस मैसेज को देखेगा तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, जब तक कि दोस्तों उसे ये ना पता हो कि हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों जैसे ही ये लेटर आपके फ्रेंड के पास जाएगा और दोस्तों आप उसको किसी दूसरे मीडियम से एनक्रिप्शन की बता दोगे, तो वो इस मैसेज को डीक्रिप्ट कर लेगा, और डीक्रिप्ट करने के बाद जो मैसेज था उसे पढ़ लेगा। तो डीक्रिप्ट करने के लिए भी दोस्तों सिमिलर टेक्निक यूज की जा सकती है। यहाँ पर हमने +1 किया था, तो डीक्रिप्ट करने के लिए हम -1 करेंगे, और सिमिलरली हमारा जो मैसेज था वो कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि जे के पहले आता है आई, फिर सिमिलरली दोस्तों हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल मैसेज था, नॉर्मल मैसेज को कन्वर्ट करके हमने बनाया एनक्रिप्टेड मैसेज, और एनक्रिप्टेड मैसेज को कन्वर्ट करके हमने दोबारा से बना दिया नॉर्मल मैसेज। तो दोस्तों नॉर्मल को एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट करना कहलाता है एनक्रिप्शन, और एनक्रिप्टेड मैसेज को नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करना कहलाता है डिक्रिप्शन। तो आई होप कि दोस्तों आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन दोस्तों एक वेबसाइट या एक टूल होता है जिसके माध्यम से यूजर इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट सर्च कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं प्रमुख सर्च इंजन के, जैसे कि दोस्तों गूगल, जिसे हम सभी जानते हैं, गूगल एक मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है याहू का, फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंज, आस्क, लाइकोस और वेब क्रॉलर, ये सारे ही दोस्तों सर्च इंजन हैं। आप इनके नाम जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो वहां पर दोस्तों इनमें से 3 आ जाएंगे और एक सर्च इंजन नहीं होगा, वो ऑप्शन होगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो दोस्तों पहला सर्च इंजन आर्ची था, जिसे दोस्तों 1990 में बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम की। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को उसके यूनिक आईपी एड्रेस द्वारा एक्सेस किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात करी थी कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, चाहे वो दोस्तों हमारा कंप्यूटर हो यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर हो, और चाहे दोस्तों हम जिस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं यानी कि दोस्तों चाहे वो सर्वर कंप्यूटर हो, सभी का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों हर वेब सर्वर और वेब क्लाइंट का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों हर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। बिना आईपी एड्रेस के हम किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम कभी भी उसका आईपी एड्रेस नहीं डालते हैं। वेबसाइट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर को भी उसके आईपी एड्रेस द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आईपी एड्रेसेस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि दोस्तों हमें नाम इजीली याद हो जाते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने याद किया हुआ है google.com, facebook.com या फिर दोस्तों nilet.gov.in। इस तरीके से दोस्तों हमें नाम तो इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें आईपी एड्रेसेस अगर याद करने हो तो हम ज़्यादा आईपी एड्रेसेस याद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम का यूज होता है। अब ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बात करी कि हम वेबसाइट को आईपी एड्रेस से नहीं बल्कि डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं। तो जो वेबसाइट का नाम होता है दोस्तों जैसे कि google.com, वो उसका डोमेन नेम होता है। अब दोस्तों एक टूल होता है या एक सिस्टम होता है जिसे हम डीएनएस कहते हैं, वो क्या करता है डोमेन नेम को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में बदल देता है। तो जैसे ही दोस्तों हम टाइप करते हैं google.com यानी कि उसका डोमेन टाइप करते हैं, तो दोस्तों डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम google.com को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में बदल देता है, और उसके बाद ही दोस्तों हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों हमने देखा कि डीएनएस डोमेन नेम को करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में बदलता है, यानी कि दोस्तों उसके पास एक डेटाबेस होता है
जो डोमेन नेम और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों को स्टोर रखता है। तो दोस्तों इसीलिए हम डोमेन नेम सिस्टम को इंटरनेट की फोन बुक के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम इंटरनेट पर सर्फिंग कैसे करते हैं या सर्चिंग कैसे करते हैं, और वेब पेज को कैसे डाउनलोड करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही टॉपिक अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सिस्टम पर किसी वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें उस वेबसाइट का डोमेन पता होना चाहिए, या सिंपल भाषा में कहें कि हमें उस वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। तो सपोज करिए दोस्तों अगर हमें नाइलेट की वेबसाइट को खोलना है तो हम टाइप करेंगे nielt.gov.in। तो ये नाइलेट की वेबसाइट का डोमेन है। इसे दोस्तों हमें एड्रेस बार में टाइप करना होता है, और दोस्तों टाइप करने के बाद हम कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्क्रीन पर नाइलेट की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी वेबसाइट का URL या डोमेन एग्जैक्टली नहीं पता है तो सबसे इजी तरीका होता है आप गूगल ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं गूगल, तो गूगल का होम पेज आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों ये सर्च बार होता है। इस सर्च बार में दोस्तों आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल सर्च पे क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे आपका जो भी आइटम होगा वो सर्च हो जाएगा। तो सपोज करिए दोस्तों हम नाइलेट की वेबसाइट को ही सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर नाइलेट लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर की प्रेस करता हूं तो दोस्तों सबसे पहला ही ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है दोस्तों www.nilet.gov.in। तो दोस्तों अगर आपको सही से वेबसाइट का नाम नहीं याद है तो आप गूगल के थ्रू भी उसे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करनी थी कि कैसे हम वेब पेज को डाउनलोड करते हैं और कैसे उसे प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए जो हम शॉर्ट की यूज करते हैं वो है Ctrl+S। जैसे ही दोस्तों आप Ctrl+S प्रेस करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और दोस्तों आप यहां से उस वेब पेज को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करोगे तो वो वेब पेज डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वेब पेज को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल के साथ P को प्रेस करोगे तो दोस्तों आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से उसे प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कॉमन शॉर्ट कीज ऑन वेब ब्राउजर। तो पहली शॉर्ट की है दोस्तों Ctrl+H। Ctrl+H से दोस्तों हमारे जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है वो ओपन हो जाती है। हिस्ट्री से दोस्तों आप प्रीवियस वेबसाइट्स को देख सकते हो दोस्तों, जो भी आपने वेबसाइट्स ओपन करी होंगी। तो दोस्तों आपको कीबोर्ड से टाइप करना है Ctrl+H। जैसे ही दोस्तों आप Ctrl+H टाइप करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो एक हिस्ट्री का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर दोस्तों यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, दिस मंथ, सितंबर, अगस्त, ये सारी हिस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है Ctrl+J। Ctrl+J करने से दोस्तों हमारी डाउनलोड हिस्ट्री ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप Ctrl+J करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, और दोस्तों आपने जो जो भी फाइलें डाउनलोड करी होंगी वो सारी दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है F11। F11 की मदद से दोस्तों हमारा ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ nilet.gov.in। तो ये नाइलेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क बार है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको F11 प्रेस करोगे ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो ऊपर की बटन्स थी और नीचे जो टास्क बार था वो सारा ही दोस्तों गायब हो चुका है, और दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड में दिखाई दे रहा है। इसको एग्जिट करने के लिए दोस्तों हम दोबारा से F11 प्रेस करेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन मोड एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है Ctrl+Tab। Ctrl+Tab करने से दोस्तों हम नेक्स्ट टैब में जाते हैं। अब टैब क्या होता है दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने नाइलेट की वेबसाइट खोली हुई है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। प्लस के आइकन पे दोस्तों जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ उसके नीचे लिख के आता है ओपन ए न्यू टैब, और ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है Ctrl+T। तो दोस्तों अगर आप Ctrl+T करोगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी, या फिर दोस्तों आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं दोस्तों एक नई टैब ओपन होगी, और मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोल देता हूँ google.com। तो हम इस समय दोस्तों पहली टैब पे हैं। पहली टैब है दोस्तों नाइलेट की वेबसाइट।
दूसरी टैब में दोस्तों हमने गूगल की वेबसाइट ओपन की हुई है और तीसरी टैब में दोस्तों हमने एक ट्विटर की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो दोस्तों हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस टैब गो टू नेक्स्ट टैब, यानी कि दोस्तों अगर हमें नेक्स्ट टैब में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे, और दोस्तों अगर हमें प्रीवियस टैब में वापस आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे। तो अब इसे दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम यहाँ पर पहली टैब में हैं और दोस्तों अगर हमें दूसरी टैब में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ जैसे ही टैब प्रेस करेंगे अब हम यहाँ पर दूसरी टैब में आ गए हैं। उसके अलावा दोस्तों हमें फिर से नेक्स्ट टैब में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ दोबारा टैब प्रेस करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट टैब में आ गए हैं। अब दोस्तों अगर हमें प्रीवियस टैब में जाना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस समय तीसरी टैब में, और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज करूंगा अब हम दूसरी टैब में आ गए हैं जो गूगल है, और उसके बाद दोस्तों हम एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम पहली टैब में आ जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस W या फिर कंट्रोल प्लस F4। इन दोनों ही को प्रेस करने से दोस्तों जो हमारी टैब होती है वो क्लोज हो जाती है। तो सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर गूगल वाली टैब को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे ही W प्रेस करूंगा अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो गूगल वाली टैब थी वो क्लोज हो गई है। उसके अलावा दोस्तों हम किसी टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये ट्विटर की वेबसाइट ओपन है, मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ट्विटर की वेबसाइट भी क्लोज हो चुकी है। अब दोस्तों हमारे सामने सिर्फ ये नाइलेट की वेबसाइट सिंगल टैब में ओपन है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस T, जो हमने अभी भी देखी थी, ओपन ए न्यू टैब, यानी इसको प्रेस करने से एक नई ब्लैंक टैब ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ T प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं एक नई ब्लैंक टैब ओपन हो गई, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T। इसकी मदद से दोस्तों हम रीओपन कर लेते हैं अपनी लास्ट क्लोज्ड टैब को। इसका मतलब ये है दोस्तों, सपोज करिए आपसे कोई टैब गलती से क्लोज हो गई है, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर ये नाइलेट की वेबसाइट ओपन है, मैं इसे गलती से क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों अगर हमें इसे ओपन करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही T प्रेस करूंगा तो हमारी जो प्रीवियसली क्लोज्ड टैब होगी वो दोबारा से ओपन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो लास्ट शॉर्ट की है वो है F5। F5 की मदद से दोस्तों हम किसी भी पेज को रीलोड कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इसे रीलोड करना है तो हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारी वेबसाइट दोबारा से रीलोड हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये रीलोड हो चुकी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही टॉपिक थे। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास के साथ ही हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास से दोस्तों हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, यानी कि पहला सर्च इंजन कौन सा था। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ DNS, आपको DNS का फुल फॉर्म बताना है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों राइट फुल फॉर्म ऑफ SMTP एंड FTP। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।